ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों में सबसे पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। मुख्यमंत्री के आगमन की सभी तैयारियां हुई पूरी। मेजबान के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी बेहद सतर्क। भीमनगरी आयोजन के लिए समिति ने किया जीआईसी ग्राउंड पर भूमि पूजन। इस बार मंच का स्वरूप होगा सम्राट अशोक के महल जैसा। संभागीय परिवहन विभाग के आदेशों को हवा में उड़ा रहे हैं स्कूल वैन संचालक। ऑटो से पहुंचे नौनिहाल स्कूल, आरटीओ की टीम की कोई निगरानी नहीं। और शराब के ठेके के विरोध में शंकरगढ़ की पुलिया निवासियों ने जताया विरोध। भाजपा विधायक और डॉक्टर रामबाबू ने क्षेत्रीय निवासियों की आवाज को दिया अपना सुर। और अब खबरें विस्तार से। 2 अप्रैल को आगरा आ रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शमशाबाद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिसके लिए शमशाबाद क्षेत्र में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पुलिस प्रशासन जहां सुरक्षा इंतजामों की तस्दीक करने में कसर नहीं छोड़ रहा, तो वहीं मेजबान परिवार की ओर से शानदार प्रबंध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन की तैयारियां इस समय अपने अंतिम दौर में हैं, जिसके लिए आयोजक से लेकर पुलिस और प्रशासन तक सारी ताकत झोंक रहे हैं। कार्यक्रम से एक दिन पहले जिलाधिकारी पंकज कुमार और एसएसपी राजेश मोदक मौके पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासनिक इंतजामों के अलावा सुरक्षा के नजरिए से भी दोनों अधिकारियों ने कई पहलुओं पर चर्चा की और प्रबंधों को अंतिम रूप देने की बात कही। शमशाबाद में नामी ग्रामी उद्योगपति शिव कुमार राठौर के यहां होने जा रहे शुभारंभ समारोह में सीएम अखिलेश यादव मुख्य अतिथि होंगे, जिसके लिए मेजबान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जहां खास तौर पर जबलपुर से फेमस बैंड बुलाया गया है, तो वहीं साज सज्जा के लिए कलकत्ता से 60 क्विंटल फूल भी मंगाए गए हैं। अपने आला नेता के आगमन को लेकर जहां सपाइयों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं अधिकारियों की पेशानी पर बल साफ देखे जा सकते हैं। दलित समाज के सालाना आयोजन भीमनगरी महोत्सव समारोह के लिए संस्था के लोगों ने जीआईसी मैदान पर किया भूमि पूजन, जहां पर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आयोजन कमेटी के लोगों ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस बार मंच का स्वरूप सम्राट अशोक के महल जैसा होगा और पूरी एकजुटता के साथ आयोजन को भव्य बनाया जाएगा। 14 अप्रैल को आगरा में धूमधाम से मनाए जाने वाले भीमनगरी महोत्सव की तैयारियां अब रफ्तार पकड़ने लगी है, जिसके लिए आयोजन समिति के लोगों ने पचकुइयां स्थित जीआईसी ग्राउंड पर बौद्ध रीति रिवाज से भूमि पूजन किया। भीमनगरी आयोजन समिति के लोगों की माने तो इस बार इस आयोजन का स्वरूप बिल्कुल अलग होगा और राजनीति से अलहदा होने वाले इस कार्यक्रम में सभी दलों के लोग हिस्सा लेंगे। हम जो इस मंच को जो है राजनीतिक नहीं बनाना चाहते हैं। ये मंच सामाजिक है। बाबा साहब सभी के थे, सभी लोग शामिल और सभी लोग शामिल होंगे। आप कहेंगे सबसे बसपा वाले या नेता और गढ़ क्यों नहीं लाए? हमने किसी को इन्वाइट नहीं किया अभी तक। ये सामाजिक मंच है, इस पर हम सबको ही बुलाएंगे और सबको इनवाइट करेंगे। जैसी हमारी पूरी कमेटी की सोच है कि हम विशेष एक किसी राजनीतिक मंच को नहीं बनाएंगे। सुरक्षा मंडल में सब लोग शामिल था जी, सुरक्षा मंडल के सब लोग शामिल हैं। हाँ सर, फिर भी नहीं आ रहे वो लोग। सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम होंगे बाबा साहब के जीवन से संबंधित। जहाँ तक मुख्य अतिथियों का सवाल है, जैसा हमारे जो स्थानीय अध्यक्ष हैं चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि ये यूँ तो पहले भी हम लोग ऐसे ही करते रहे हैं कि हर दलगत राजनीति से परे उठ कर के सारे लोगों को बुलाते हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको सभी को अपने मंच पर बुलाते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। इस बार भी हमने यही निर्णय ले लिया है कि सभी पार्टियों के लोग, सभी दलगत राजनीति के लोग यहाँ पर आएँ, उनको सम्मान किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा। अभी तक हमने जो हमारे वरिष्ठ अतिथि हैं उनको आमंत्रित करने का किया है, पत्र भेजे हैं, लेकिन चूंकि अभी तक उनकी कोई सहमति नहीं आ पाई है। सहमति आने पर तुरंत हम आपको बता देंगे कि कौन हमारे मुख्य अतिथि होंगे और कौन हमारे विशेष अतिथि होंगे। दरअसल इस बार 20वीं भीमनगरी का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 7 इलाकों को शामिल किया गया है और उनमें काम भी शुरू हो गए हैं। संस्था के अन्य पदाधिकारियों ने आयोजन के स्वरूप से लेकर अलग अलग जानकारी दी। हमें इस आयोजन को करते हुए, और ये सामाजिक मंच है, 5 वर्ष के लिए सरकार आती है तो उसके प्रभाव में हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो है विकास का मुद्दा जुड़ा हुआ है। सपा के लोगों को आज इस समय जो है उत्तर प्रदेश में शासन है, हम उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि हम विकास के मुद्दे को लेकर भीमनगरी की सरकार होगी, उसके संरक्षक मंडल में समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं है। जी बहुत है उसमें, आप देखिए। और पिछले वर्ष भी हमने नाम डाले थे, राम सहाय यादव जी है जो जिलाध्यक्ष है, उनका नाम हमने जो है पिछले साल डाला था। और इस साल भी हमने कई लोगों को लिया गया है अन्य दलों से, उपेंद्र सिंह है और आपके जो है कई जो है कांग्रेसी नेता हैं, सबके सपा के नेताओं के रंजू यादव ने, उनके मुनीन्द्र यादव ने, रंजू यादव तो डेथ हो गई उनकी। ये सब लोगों को हम जो है इसमें भीमनगरी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को चलाने, उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम है। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हाँ, विशेष जो है दल का जो है प्रभाव होता है, जिसकी भीमनगरी बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 20 शहर में है आयोजन इस बार का, और यहाँ जो ग्राउंड हमें मिला है GIC ग्राउंड, जितनी भी भीमनगरी लगी हैं, 2-4 भीमनगरी को मैं छोड़ दूं, जैसे कि नाला काजीपाड़ा की भीमनगरी बनी थी तो हमें रामलीला ग्राउंड मिल गया था। ये ग्राउंड अपने आप में बहुत अच्छा ग्राउंड है। हमारी यहाँ भव्यता और मंचों से ज़्यादा अच्छी भव्यता रहेगी, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस साल की जो भीमनगरी है 2015 की, इसको हम जितनी भीमनगरी बनी है उनसे भव्य और उनसे सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जो हमने जो हर साल हम लोग भीमनगरी में कोई ना कोई बुद्ध के ऊपर जो धार्मिक चिंतन है, बौद्धकालीन जो धार्मिक स्थल हैं, उनको ही लेते हैं। इस बार सम्राट अशोक एक नाटक आ रहा है, उसमें सम्राट अशोक का जो महल बनाया है, इस बार हमने वो स्वरूप दिया है भीमनगरी के मंच पर। जो सम्राट अशोक का जो महल बनाया है, बहुत सुंदर हमने सम्राट अशोक का महल का चित्र दिया। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन परंपरागत रूप से मनाया जाता है। पहले दिन विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जबकि बाकी के 3 दिन स्थलीय आयोजन होते हैं। इसके पीछे क्षेत्रीय विकास के साथ साथ समाज के लोगों को महापुरुषों के योगदान से भी वाकिफ कराया जाता है। इन लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस बार के महोत्सव को यादगार बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर समाजवादी छात्र सभा एक बार फिर से सक्रिय होकर आंदोलन का बिगुल फूंकेगी। छात्र सभा स्टूडेंट्स की समस्याओं के निदान के लिए जल्द ही हेल्पलाइन नंबर शुरू कर नई मुहिम चलाएगी। जिलाध्यक्ष आलोक यादव को हाईकमान ने दोबारा से आगरा की जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर सपा छात्र सभा फिर से सक्रिय होती दिख रही है। प्रदेश हाईकमान द्वारा आलोक यादव को दोबारा जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। पुनः सपा छात्र सभा की जिम्मेदारी मिलने के बाद जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ उग्र आंदोलन का मन बना रहे हैं। विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्दबाजी दिखाते हुए परीक्षाएं प्रारंभ करा दी है, जबकि अभी तक कुछ स्टूडेंट्स का बीते सत्र का परिणाम तक ठीक से घोषित नहीं हुआ है। विश्वास किया जिले की कमान दोबारा से सौंपी, छात्रों की समस्याओं के लिए किस तरह से आगे रणनीति बना रहा है जिससे छात्रों की समस्याएं दूर हो सके। पहले तो मैं समाजवादी पार्टी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने दोबारा से मुझे जिम्मेदारी दी। और समाजवादी छात्र सभा लगातार पिछले साल से जो छात्र थे, जो अब तक छात्र सभा को जिन्होंने जिम्मेदारी अवगत कराई, उनकी हर संभव कोशिश करी करवाने की, और 99% करवाने की कोशिश की। कुछ भी रह गई तो विश्वविद्यालय उसमें जिम्मेदार रहा है, कहीं ना कहीं से उसकी कॉपी नहीं मिली या फिर अपसेंट रहा है छात्र। लेकिन इस बार समाजवादी छात्र सभा जो बच्चे अभी बताए, अभी मैंने रजिस्ट्रार साहब से बात की थी कि 5% रह गए, उन 5% बच्चे जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए या परीक्षा नहीं दे पा रहे, उनके लिए आंदोलन करेगी, धरना पर बैठेगी। इसके अलावा जो ओरिजिनल डिग्री के लिए यहाँ पे सालों साल लग जाते हैं, उसके लिए कोई टाइम डिसाइड करवाएगी। जैसे आज अगर ओरिजिनल डिग्री जमा कर दी तो 1 महीने में 2 महीने में 2 फिक्स टाइम हो, जिससे और बच्चे परेशान न हो। प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी का छात्र संगठन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोलने का मन बना रहा है। जिलाध्यक्ष छात्र सभा आलोक यादव के मुताबिक जल्दी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर विश्वविद्यालय की समस्याओं से परेशान स्टूडेंट्स अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। छात्रों की शिकायत के आधार पर विश्वविद्यालय अधिकारियों से मिल समस्या का समाधान कराया जाएगा।
अब देखना ये होगा कि छात्र सभा के ये प्रयास छात्र छात्राओं को उनकी समस्या का कब तक निदान दिला पाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करना बसपा नेता आजाद सिंह को पड़ा भारी, जिन्हें आयोग की अवमानना के चलते न्यायालय में सरेंडर करना पड़ा। अधिवक्ताओं के तर्क के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जहां उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली, बसपा नेता के समर्पण की खबर सुनते ही दीवानी में मंडल कोऑर्डिनेटर से लेकर जिला अध्यक्ष सहित बीएसपी के दर्जनों नेताओं का जमावड़ा लग गया। निर्वाचन आयोग की अवमानना के लिए बसपा के वरिष्ठ नेता आजाद सिंह को कोर्ट कचहरी की फजीहत झेलनी पड़ी, जिनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होने पर उन्हें न्यायालय में समर्पण करना पड़ा। कानून की जद में आने के बाद आजाद सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर हुए, जहां उनके अधिवक्ताओं ने बसपा नेता समर्थन में पैरोकारी की और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। गत वर्ष देश में 16 लोकसभा चुनाव हुए थे, तो आगरा लोकसभा के सम्मानीय हमारे प्रत्याशी उत्तर सरकार के पूर्व उद्यान मंत्री जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी थे। हमने 2 अप्रैल को उनका नामांकन दाखिल किया था। विधिवत हमने कार्यक्रम की अनुमति ली थी, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय सपा की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में इस समय जंगलराज काम है, उत्तर प्रदेश में इस समय अपराध की बाढ़ आ गई है। ज्वेल्स की भावना से हम लोगों के खिलाफ, मेरे खिलाफ, क्यों मैं उस समय वर्तमान में जिला था पार्टी से, और हमारे प्रत्याशी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने हमें एक नोटिस दिया था, उस नोटिस जवाब भी हमने समय के रहते उन्हें जवाब भी दिया, लेकिन हमें जैसे ही मुझे कल मालूम पड़ा कि हमारे खिलाफ न्यायालय से आदेश हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और हमें इसमें एनपीडब्ल्यू हमारे खिलाफ कर दिया है, तो हम न्यायालय का बहुत ही सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, बीएसपी अनुसूचित पार्टी है। न्यायालय का हम बिल्कुल सम्मान किया और मैंने आके सुबह ही यहाँ ठीक 11:30 बजे आकर के अपने को समर्पित किया और न्यायालय ने आज मुझे इसमें सख्त जमानत दे दी है। हम लोग न्यायालय का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और 2011 का एक मुकदमा था श्री आजाद सिंह के खिलाफ, जो थाना हरिपुर से था, और उसमें बिल्कुल झूठा मुकदमा लगा दिया था पुलिस ने। हालांकि आजाद सिंह जी की कोई भूमिका उसमें नहीं थी। अदालत की तरफ से इनके पास वारंट जारी हुए, उन्होंने अदालत का सम्मान करते हुए न्यायालय में आज हाजिर हो गए अपने आप को, और अदालत ने उनको 10 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया। आजाद सिंह के समर्पण की खबर जैसे ही जनपद के बसपा नेताओं को लगी, एक एक करके वहां नीले खेमे वालों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और जिलाध्यक्ष मलखान सिंह व्यास सहित कई अन्य बड़े नेता पहुंच गए, जिन्होंने ऐसे मुकदमों को शासन और प्रशासन की साजिश करार दिया। तो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई आजाद सिंह जी को उस मुकदमे में इनको फंसाया गया था, और आज हमारे भाई आजाद सिंह जी ने और न्यायालय का सम्मान करते हुए अपने आप को यहाँ सिलेंडर किया। सिलेंडर होने के बाद उन्हें न्यायालय से आज जमानत मिल गई है। आज हमारी पार्टी के सभी साथीगण आज उनको यहाँ जमानत पर सभी हम लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम सभी लोग इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये झूठा जो केस लगाया गया था, ये केवल हमारी पार्टी को थोड़ा सा ऐसा दिखाने के लिए ये मुकदमा लगाया था हम लोग। गौरतलब है कि 2 अप्रैल वर्ष 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा के प्रत्याशी नारायण सिंह के नामांकन जुलूस के काफिले को आयोग के मुताबिक नियमों का उल्लंघन माना गया और तत्कालीन बसपा जिलाध्यक्ष आजाद सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, जिसके संबंध में आज उन्हें न्यायालय से जमानत लेनी पड़ी। शाहगंज के शंकरगढ़ के लोगों ने क्षेत्र में देसी शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे क्षेत्रीय लोगों का भाजपा विधायक ने भी समर्थन किया। गुस्साए लोगों ने प्रशासन को ठेका न हटाने पर आमरण अनशन के साथ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। शाहगंज के शंकरगढ़ में वहां के क्षेत्रवासियों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब उन्हें अपने क्षेत्र में देसी शराब की नई दुकान खोलने की पता लगी। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में धरने पर बैठ गए और इनका समर्थन करने भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय भी पहुंचे। विधायक को क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याएं बताईं, जिस पर विधायक ने उनका पूरी तरह सहयोग करने की बात कही। योगेंद्र उपाध्याय ने प्रशासन को शंकरगढ़ मामले में कार्रवाई न करने पर आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दे डाली। ऐसा है कि यहाँ पर एक नया देसी शराब का ठेका खुलने जा रहा है, जबकि इस स्थान पर जहाँ खोलने जा रहे हैं इसके निकटतम स्थान पर एक स्कूल है और एक मंदिर है, तथा यहाँ पर एक समरसेबल है जहाँ पर महिलाएं आके पानी भरती हैं, जहाँ पानी का अभाव है। इस तरह जहाँ महिलाओं का, बच्चों का जमावड़ा होता हो या आना जाना रहता हो, आवागमन रहता हो, वहाँ नियमानुसार कोई ठेका नहीं खोला जा सकता। इसका जनता विरोध कर रही है। हम जनता के साथ हैं, जनता के समर्थन में यहाँ बैठे हैं और अगर अभी तो समर्थन दे रहे हैं हम इस धरने को,
क्योंकि आगरा मेरे क्षेत्र में 3 जगह इस टाइप का धरना चल रहा है, एक यहाँ पर, एक पथवारी पर, एक गोविंद नगर में। गोविंद नगर होता हुआ मैं यहाँ आ रहा हूँ, फिर पथवारी जाऊँगा। अगर प्रशासन नहीं माना तो मैं यहीं पर आमरण अनशन करूँगा। धरने में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री रामबाबू हरित ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए गरीबों से छल कर रही है। हरित का कहना था कि अखिलेश सरकार शराब बिक्री पर विचार जरूर करे। दुर्भाग्य का विषय है हमारे देश के लिए कि आज जो सरकारें चल रही हैं उन्होंने अपने राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत शराब बिक्री का बना दिया है। जबकि इसके सेवन से लोगों का सर्वनाश होता है, परिवारों का सर्वनाश होता है, नैतिकता का अभाव होता है। तो एक तो सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए कि इसकी जगह और तमाम ऐसे स्रोत बनाए जा सकते हैं राजस्व के, जो हमारे यहाँ के निवासियों का सर्वांगीण विकास के लिए शुभ रहे। मैंने विधानसभा में कई बार मद्य निषेध पर भी मामले उठाता रहा हूँ पूर्व में, और मैं अभी विधायक जी ने जैसा कहा है कि यहाँ पर प्रशासन को सख्ती से काम करना चाहिए, और जो यहाँ के निवासी हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यही हमारे असली मालिक हैं, इनके टैक्स के द्वारा ही जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चों का लालन पालन होता है। उन्हें तनख्वाह ना मिले तो भूखे मर जाएं। उनके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो मजदूरी करके ही पेट भर सकें। क्षेत्रवासियों का कहना था कि शंकरगढ़ घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ ठेका स्वीकृत करने की इजाजत ही यहाँ के लोगों को शराब के शौकीन बनाने के काम कर रही है। ठेका स्वामी यहाँ गैर कानूनी तरीके से शराब का ठेका खोल रहा है, जिसके कारण यहाँ असामाजिक तत्वों का बोलबाला ज्यादा है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि विधायक और पूर्व राज्य मंत्री भी क्षेत्रीय लोगों के साथ शराब के ठेके के विरोध में खड़े हैं। तो क्या यहाँ की जनता को इस शराब के ठेके से निजात मिलेगी, या फिर हमेशा की तरह एक बार फिर से इन क्षेत्रीय लोगों की आवाज को किसी तानाशाह के माध्यम से घोट दिया जाएगा। मुख्य सचिव के आगरा आगमन की सूचना से हड़बड़ाए अधिकारियों ने रातों रात सड़कें खुदवा दी, जिससे ताज परिसर के दुकानदारों की रोजी पर आफत आ गई। सड़क के खुद जाने से दुकानों में सैलानियों के प्रवेश की भी जगह नहीं बची, जिससे ताज परिसर के दुकानदार खासे परेशान थे, क्योंकि इस खुदाई के बाद उनकी दुकानदारी बिल्कुल ठप हो गई। कभी कभार अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा औरों को भुगतना पड़ता है। जहां मुख्य सचिव के आगरा दौरे की सूचना पर आगरा शहर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और अधिकारियों ने रातों रात विकास कार्य की रफ्तार को इतना तेज कर दिया कि जो दुकानदार बीती रात अपनी दुकानों के आगे सड़क छोड़ कर गए थे, उन्हें सुबह दुकानों के सामने इतने बड़े बड़े गड्ढे खुदे मिले कि दुकानदार भी हैरान हो गए। गड्ढे भी ऐसे जैसे मानो न जाने कब से इनमें काम चल रहा है, जिसके बाद ताजमहल के पूर्वी गेट पर स्थित दुकानदारों की दुकानें ठप सी हो गईं, क्योंकि खुदाई से पूर्व अधिकारियों ने जल्दबाजी में कोई इंतजाम नहीं किया और दुकानों में सैलानियों के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, जिसके बाद दुकानें सूनी पड़ी रहीं, क्योंकि उन दुकानों में खरीदारी के लिए किसी भी सैलानी के आने की कोई जगह ही नहीं बची थी, जिससे दुकानदारों की दुकानें ठप पड़ी रहीं और दुकानदार गप्पे मारते नजर आए। शहर तो नील है एकदम, जब गड्ढे खुद जाएंगे तो टूरिस्ट कहाँ से अंदर आएगा? रोड पे जगह ही नहीं है, प्रॉब्लम है। फिर ये कारों से हम लोग बहुत प्रॉब्लम है, उन्होंने अपनी गोल्फ कार्स यहाँ लगा रखी है। टूरिस्ट का सवाल ही आता है, टूरिस्ट को गाइड बैठाता है, ले जाता है पार्टिकुलर शॉप पे। कोई ऐसा रास्ता नहीं बना के दिया आप लोगों को खुदाई से पहले? नहीं, कुछ नहीं, बताओ। विभागीय अधिकारियों की इस लापरवाही का परिणाम ताज परिसर से अपनी रोजी कमाने वाले दुकानदारों को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये खुदाई कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं की गई है और उस पर से अधिकारियों के विकास कार्य की रफ्तार का तो कुछ कहना ही नहीं। इसलिए ये खुदी सड़कें अब महीनों तक यूं ही पड़ी रहेंगी, जिसका खामियाजा ताज परिसर के दुकानदारों को उठाना होगा। मिशनरी स्कूलों में एडमिशन के नाम पर अभिभावकों के साथ की जा रही है ज्यादती, जो ड्रेस से लेकर किताबें तक स्कूल प्रबंधन के इशारे पर लेने के लिए बातें हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका भारी विरोध किया है। संगठन के लोगों ने इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और 25% कोटा पूरा कराने की मांग की। दाखिलों का सीजन आते ही स्कूलों की मनमानी का दौर किसी से छिपा नहीं है, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। परिषद के कार्यकर्ताओं ने परिजनों की समस्या को प्रशासन के समक्ष उठाते हुए कॉन्वेंट स्कूलों की अनियमितताओं का खुलासा किया। शहर में बल्कि देश में पूरे प्रदेश में सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं, छात्रों के ऊपर एक तरह से डंडा चलाया जा रहा है कि फीस वृद्धि लगातार, ड्रेस लेंगे तो स्कूल से लेंगे, जूता लेंगे तो स्कूल से लेंगे, जहाँ तक कि शर्ट का एक बटन टूट जाए छात्र का तो भी वो स्कूल से ही लेना पड़ता है। और
शासन के द्वारा 25% गरीब छात्रों को आईसीएसई और सीबीएसई स्कूलों में एडमिशन देने का प्रावधान है, जिसमें कि मेरे को नहीं लगता कि आगरा का कोई भी स्कूल सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का 25% गरीब छात्रों को एडमिशन दे रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स के विरोध में दे रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ने मांग उठाई है कि सीबीएसई और आईसीएसई के विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू किया जाए। कम से कम 5 वर्षों तक इस पाठ्यक्रम और पुस्तकों में कोई बदलाव न हो और सबसे खास बात कि किताबें और ड्रेसेस के गार्जियंस को बाध्य न किया जाए। अगर ऐसा होता पाया गया तो एबीवीपी इसका पुरजोर विरोध करेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज़। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट।
ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। ताज दीदार को आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए विभाग ने ई टिकट की सुविधा शुरू की थी, जो कि अब तक शिल्पग्राम बुकिंग काउंटर से मिल रही थी। तो वहीं विभाग ने ई टिकट की बढ़ती मांग को देखते हुए अब ई टिकट काउंटर पश्चिमी गेट पर भी बनवाना शुरू कर दिया है, जिसका प्रारंभिक काम शुरू हो चुका है। ताज दीदार को जहां हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी आगरा आते हैं और सैलानियों को ताज दीदार के लिए लंबी लंबी लाइनों से जूझना पड़ता है, विभाग ने सैलानियों की सुविधा के लिए ई टिकट की सुविधा शुरू की थी, जिसका बिक्रीकरण अभी तक केवल शिल्पग्राम बुकिंग काउंटर से ही हो रहा था। वहीं इस ई टिकट की बढ़ती मांग को देखते हुए अब विभाग के अधिकारियों ने ई टिकट बुकिंग काउंटर ताजमहल के पश्चिमी गेट पर भी खोलने का फैसला लिया है, क्योंकि ताजमहल के दीदार के लिए सबसे अधिक सैलानी ताज के पूर्वी या पश्चिमी द्वार से ही प्रवेश करते हैं। तो विभाग ने सैलानियों की इस समस्या का समाधान करते हुए ई टिकट बुकिंग ताजमहल के पश्चिमी गेट से शुरू करने की शुरुआत की है, जिसका प्रारंभिक काम शुरू हो चुका है। ई टिकट के लिए विभाग ने लाइन डलवाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए अभी खुदाई का काम चल रहा है। ये लाइन अधिक स्पीड वाले इंटरनेट की डालनी जा रही है, जिससे ई टिकट का काम तेजी से हो सके और सैलानियों का समय बच सके। नगला पैमा सहित करीब 20 और अन्य गांवों के लिए ताजमहल आज एक मुसीबत का कारण बन गया है। कई बार अधिकारियों के आदेशों के बाद भी ताजमहल के पूर्वी गेट से वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे गांव वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आए दिन ताज सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के अपशब्द भी सुनने पड़ते हैं, जिससे गांववासी खासे परेशान हैं। पिछले काफी समय से ताज परिसर में वैकल्पिक मार्ग की समस्या चली आ रही है, जिसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है। ताज परिसर से नगला पैमा सहित करीब 20 अन्य गांव प्रभावित हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो वहीं वैकल्पिक मार्ग न होने की वजह से गांव वालों को ताजमहल वाले रास्ते का ही प्रयोग करना पड़ता है, जिससे वो हर दिन अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं। वहीं वैकल्पिक मार्ग के न होने से गांववासी भी खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि ताजमहल की वजह से उन्हें खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। आए दिन पुलिस वाले उनसे यहाँ से निकलने को लेकर मारपीट करते हैं, तो कभी बुरा भला कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें कोई और काम नहीं आता, अगर वो पशुओं को ना पालें तो उनकी जीविका कैसी चलेगी, इसलिए जल्द से जल्द वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। हमारी इसी काम धंधा में जानते नहीं है, कुछ बच्चे तो पाल रहे हैं, अरे देख लो तुम्हारे सामने कर रहे हैं। पुलिस वाले भी उल्टा सीधा कुछ कहते हैं, पुलिस वाले ही गालियाँ बकते हैं। बैरियल वालों को मारने, कल भी एक आदमी को मारा हमारे को। अब हमें रास्ता मिल जाता, हम कहा उधर से परेशानी झेलें। फिलहाल तो नगला पैमा सहित करीब 20 गांव के लोग ताज परिसर में वैकल्पिक मार्ग की समस्या को लेकर खासे परेशान हैं। तो वहीं अब देखना यह है कि आखिर प्रदेश सरकार इन गांव वासियों की समस्या का समाधान कब तक करा पाती है, ताकि आने वाले समय में इन गरीब लोगों को पुलिस और प्रशासनिक लोगों के बुरे भले शब्दों का शिकार न होना पड़े। नगर निगम में आरआई यानी टैक्स निरीक्षक अपनी अवैध वसूली करने को अब मुख्यमंत्री तक के नाम का सहारा ले रहे हैं। ताज़ा मामला बीते दिनों एमजी रोड पर बने एक हॉस्पिटल से 50,000 की अवैध वसूली का है। मामला खुलने के बाद अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों का बचाव करते हुए लिखित शिकायत के न आने की बात कहते हुए मामला निपटा दिया। जबकि एक अधिकारी द्वारा पैसे वापस करा दिए गए, तो वहीं अब पीड़ित कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। आगरा नगर निगम में तैनात कर निरीक्षक मानो निगम में बेलगाम हो गए हैं, जिसके चलते कर वसूली में उनका अपना ही कानून चलता है। अब तक तो महज अधिकारियों का डर दिखाकर ये लोग करदाताओं से अवैध वसूली करते आ रहे थे, लेकिन ताज़े मामले में एमजी रोड पर बने एक हॉस्पिटल संचालक को आफाक नाम के एक कर निरीक्षक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के नाम से डराकर 50,000 रुपए वसूल कर लिए। हालांकि मामला करीब 1 माह पुराना है, लेकिन मामला खुलने के बाद अधिकारी और कर्मचारी खुद को घिरता देख मामले के निपटारे में जुट गए। इतना ही नहीं, चूंकि मामला मुख्यमंत्री के नाम से जुड़ा था, इसलिए अधिकारी भी हड़बड़ा गए और मामले को निपटाने के लिए एक निगम अधिकारी के माध्यम से वसूले गए 50,000 रुपए वापस भी करा दिए। मामले के जानकार एक पार्षद ने बताया कि अधिकारी पूरे मामले में लीपापोती करने में लगे हैं। मतलब जिस तरह से देखने में आ रहा है कि हाउस टैक्स को लेकर नगर निगम पूरी तरह से प्रयास में लगा हुआ है कि लक्ष्य उनका पूरा हो सके, लेकिन वहीं दूसरी तरफ निगम के जो आ रही हैं वो निगम को लूटने का काम कर रहे हैं। जैसा कि ताजा एक नया मामला आया है कि एक हॉस्पिटल में सीधे मुख्यमंत्री के नाम से धमकाकर और पैसे वसूल किए गए। देखिए, ऐसा है, नगर निगम में टैक्स वसूली के मामले में हम लोग सदा क्वेश्चन उठाते रहे हैं, क्योंकि जितनी आमदनी नगर निगम की होनी चाहिए उसकी चौथाई भी नहीं हो रही है। और इसका कारण यही है कि यहाँ पर ये जो बिल कलेक्टर्स हैं और ये हैं, वही सब लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इस वजह से वसूली नहीं हो पा रही है।
जबकि ये दिखाते हैं कि हमारे बिल कलेक्टर्स कम हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि जिन जगहों का इन्होंने असेसमेंट भी कर लिया है उसमें आधे का किया है। तो जब उस बिल्डिंग में चले गए तो उसमें आधे करने का सवाल क्या है? इस बारे में जब नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह से बात की गई तो वह मामले पर कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। हालांकि ऑफ कैमरा उन्होंने इस मामले से खुद को अनजान होने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। इतना ही नहीं, उनका कहना था कि अभी तक इस मामले में उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आती है तो वो आरोपी कर निरीक्षकों पर कार्रवाई जरूर करेंगे। नगर आयुक्त के इस मामले में कोई कार्रवाई न करने पर सवाल उठना लाजमी है, जिस मामले में निगम के हर अधिकारी और कर्मचारी को पूरी जानकारी है। ऐसे में नगर आयुक्त उस वक्त खुद को मामले से अनजान बता रहे हैं जब निगम के एक अधिकारी के माध्यम से पैसे वापस करा पूरे मामले को निपटा दिया गया। हालांकि पीड़ित अब इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उससे जब मुलाकात करने की बात कही गई तो वो खुद को शहर से बाहर होने का हवाला देते हुए इस मामले से बचता नजर आया। बहरहाल ऐसे में अब अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ऐसे मामले लगातार सामने आते रहेंगे और इस तरह प्रदेश के मुखिया इन कर निरीक्षकों के काम आते रहेंगे। मुख्य सचिव के आगरा आगमन की खबर ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों के पैरों तले जमीन हटा दी, जिसके बाद महीनों से बंद पड़ा ताज ड्रीम प्रोजेक्ट का काम तेजी से शुरू हो गया, जिसके बाद ताज परिसर में बदहाली का आलम पसर गया। सड़कें खुद गईं और पूरे ताज परिसर में जाम के हालात पैदा हो गए, जिससे ताज दीदार को आने वाले सैलानियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ताज ड्रीम प्रोजेक्ट आज वाकई में एक सपना ही बनकर रह गया है, क्योंकि यहाँ कोई विकास कार्य किया ही नहीं जाता। विकास कार्य केवल तब होता है जब इन विकास कार्यों के मुआयने के लिए कोई मंत्री या कोई उच्च अधिकारी आता है। जैसा कि पहले भी कई बार हो चुका है कि मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व विकास कार्यों में तेजी आ जाती है, जिसके बाद अधिकारी फिर रफ्तार से कार्यों को अंजाम देते हैं और क्या लीपापोती करते हैं ये तो सभी जानते हैं। इस बार भी मुख्य सचिव के आगरा दौरे की सूचना ने अधिकारियों को काम पर लगा दिया, जिसके बाद तो अधिकारियों ने कहां खुदाई करवाई और क्यों करवाई, कैसे करवाई, कुछ नहीं पता। जिसके बाद रातों रात ताजमहल के पूर्वी प्रवेश द्वार पर खुदाई कर डाली गई और काम भी शुरू करवा दिया गया, ताकि जब मुख्य सचिव दौरे पर आए तो उनके आगे अपने विकास कार्यों की रफ्तार दिखान अपने नंबर बढ़ाए जा सके। लेकिन मुख्य सचिव का दौरा रद्द हो गया। वहीं बिना किसी उचित इंतजाम के जो खुदाई की गई, उसके बाद ताजमहल के पूर्वी गेट पर पूरे दिन जाम के हालात बने रहे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जाम में फंसी रहीं, जिसका खामियाजा ताज दीदार को आने वाले सैलानियों को उठाना पड़ा। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि आगे भी क्या अधिकारी इसी तरह काम करते हैं या फिर ये अपने ढर्रे पर आ जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि हे ईश्वर, इन बड़े बड़े नेताओं को आगरा शहर में ही रहने दो, जिससे शायद इनके डर से ही सही आगरा का विकास सही समय पर हो जाए और देश विदेश से आने वाले सैलानियों के सामने आगरा की छवि धूमिल होने से बच जाए। ग्वालियर रोड पर बने सराय ख्वाजा पर निर्माणाधीन नाले का काम रुकवाने के लिए भाजपा नेता डॉक्टर राम बाबू हरित के नेतृत्व में दर्जनों दुकानदारों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप नाले का मार्ग परिवर्तित कर उन्हें राहत देने को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही निगम की मनमानी पर आंदोलन की भी बात कही। ग्वालियर रोड पर बने सराय ख्वाजा के दुकानदार डॉक्टर राम बाबू हरित के नेतृत्व में नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। भाजपा नेता राम बाबू हरित का कहना था कि जो नाला निगम बना रहा है, उस नाले के चलते यहां के दुकानदारों को अपनी रोजी रोटी छीनने का खतरा है। नाला निर्माण के चलते इन दुकानों को क्षति पहुंचेगी तो कई दुकानें टूटेंगी भी। इसी आशंका के चलते क्षेत्रीय पार्षद राजेंद्र सिंह ने पीड़ित दुकानदारों की ओर से नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और उन पर रहम करने की अपील की। दुकानदारों का नेतृत्व कर रहे राम बाबू हरित का कहना था कि अगर निगम अपनी हठधर्मिता अपनाता है तो दुकानदारों के साथ मिलकर वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जी, अभी जो हमारा ग्वालियर नेशनल हाईवे है उस पर एक नाला बनाया जा रहा है 11 करोड़ से नगर निगम के द्वारा। तो वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हमारे राजेंद्र जी और वहाँ के सम्मानित हमारे सभी जो बंधु हैं उनको लेकर के आए। तो इनकी कुछ वहाँ अपने साथियों की दुकानें पहले से बनी हुई हैं, उनका मालिकाना हक भी है, इनके पास रजिस्ट्री भी है और नगर निगम ने इनका वहाँ पर जो असेसमेंट भी किया हुआ है, इनसे आउट टैक्स भी लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से ये लगता है कि ये वहाँ पर जो कागज हैं वो सही लीगली कानूनी तरह सही कागज हैं। तो हम इसी बारे में बताने आए थे कि पहले वहाँ पर जो दुकानें बनी हुई हैं पूरे, इन्हें कम नुकसान ना हो, इनकी दुकानें ना टूटें और नाले को इस तरह से कुछ और नगर निगम व्यवस्था बनाए जिससे कि ये सब लोग, क्योंकि रोजगार सरकारें देती हैं और इनके रोजगार को ना खराब किया जाए। नगर आयुक्त ने राम बाबू हरित को भी दुकानदारों का पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद दुकानदार अब राहत की उम्मीद जता रहे हैं।
आगरा संभागीय परिवहन विभाग के आदेश हर बार तय समय पर खोखले साबित होते दिखते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आरटीओ ओपी सिंह ने परिवहन विभाग के आदेश पर स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए स्कूली वैन को निर्देशित किया था, जिस पर ना तो वाहन चालकों ने और ना ही आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने ही कोई ध्यान दिया। आगरा में संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी अपने दिए हुए आदेश को ही भूलने लगे हैं, जिसके चलते आगरा में रोजाना तमाम स्कूली बच्चों की जान से अवैध ऑटो और वैन चालक खिलवाड़ कर रहे हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। जबकि आरटीओ ने आदेश दिए थे कि 1 अप्रैल से स्कूलों में सिर्फ परिवहन के नियमों पर चलने वाली स्कूल वैन ही चलेंगी और कोई वाहन इस कार्य में वैध नहीं माना जाएगा। 1 तारीख से स्कूल वैन के लिए जो नियम कड़े तरीके से लागू होने वाले हैं, उसके लिए आपकी तरफ से क्या तैयारी रहेगी? आरटीए की बैठक हुई थी करीब 1.5-2 महीने पहले, तो उसमें डिसाइड हुआ था कि स्कूल में जो भी वाहन पंजीकृत होंगे स्कूल के बच्चों को ले जाने के लिए, उसमें के नियम शर्तें लागू की गई। उसके पालन के लिए इन लोगों को टाइम दिया गया था, जो कि 1 मार्च को ही ख़त्म हो गया था। लेकिन हम लोगों ने, चूँकि मार्च में हमारा राजस्व वसूली का भी रहता है बहुत ज़्यादा प्रेशर, तो हम लोगों ने इस अभियान को 1 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। हमने कहा इस पर हम कार्रवाई 1 अप्रैल के बाद से शुरू करेंगे। तो जो भी मेन चीज़ें हैं उसमें एक तो यह है कि जीपीआरएस इनका वो लगा होना चाहिए इनकी गाड़ी में, और स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए, और सारे ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन है। पुलिस वेरिफिकेशन में लोगों ने बताया कि थोड़ा विलम्ब हो रहा है, तो उसके लिए मैं एसपी ट्रैफिक से अलग से बात करेंगे हम उसमें कि जल्दी करा देंगे। आपने आरटीओ नगर साहिब का बयान सुना, जो परिवहन विभाग के आदेश पर दिया गया था। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें 1 अप्रैल की हैं, जिसमें स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने में टेम्पो चालक खुलेआम स्कूली बच्चों को ले जा रहे हैं, जिन्हें न किसी अधिकारी के आदेश की परवाह है और न ही नियमों की। वहीं आगरा के किसी भी स्कूल पर आरटीओ की कोई टीम नजर नहीं आई जो इन वाहनों पर कार्रवाई कर सके, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि आरटीओ विभाग के अधिकारी खुद अपने ही आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते, तो उनका उल्लंघन करने वाले वाहन चालक उन्हें क्या समझेंगे। फिलहाल यह वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टे। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ
जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदनी स्टेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। बीमार वाहनों को चेकअप के बाद ड्राइव वीक करने का प्रमाण पत्र देने वाले पॉल्यूशन सेंटर्स ने पॉल्यूशन टैक्स टी को कमाई का जरिया बना दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय से हुई शिकायत के बाद आरटीओ ने ऐसे पॉल्यूशन सेंटर्स पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ने वाहनों की पॉल्यूशन चेकिंग के लिए कई प्राइवेट सेंटर्स को जिम्मेदारी सौंपी और निश्चित फीस भी निर्धारित कर दी। साथ ही इन पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर्स के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को भी मान्यता दे दी, जिसका पॉल्यूशन सेंटर चालक गलत प्रयोग कर रहे हैं। इस पर कई वाहन चालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर आरटीओ ने गंभीरता से जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिस जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत हुई है प्रदूषण जांच केंद्र की, जिसमें कहा गया है कि वो बिना जांच के सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, उसके आधार पर बैलेंस हो रही है, वहाँ जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी गाड़ियों के लिए जांच के प्रदूषण जांच के पत्र जारी किए जा रहे हैं, उस पर क्या करना? देखिए, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हमारे कार्यालय में जगह नहीं है। कार्यालय में इस समय निर्माण कार्य चल रहा है, स्मार्ट कार्ड बिल्डिंग चल रही है। चूँकि अब यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह नहीं है, इसलिए ऐसी गाड़ियों को खड़ा होने के लिए हमने ISBT में वहाँ के RM साहब से रिक्वेस्ट करके वहाँ गाड़ी खड़ी कराने की व्यवस्था की है। जहाँ तक शिकायत की बात है, अभी मेरे पास आई नहीं है, जैसे आएगी हम उसकी जांच करेंगे, अगर उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो आपकी बात समझ में हमको आ रही है कि गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं है, सवेरे से शाम तक चूँकि इनका खुला रहता है, तो 24 घंटे खोल सकते हैं, कोई रोक तो है नहीं इनको। तो हमारा कार्यालय तो 10 से 5 होता है, लगभग 11 बजे के बाद ही हमारे यहाँ भीड़ शुरू होती है और 4-5 बजे तक भीड़ खत्म हो जाती है। तो हो सकता है सवेरे शाम किया हो, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी शिथिलता होगी तो इसको मैं आरटीओ इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन को और RIT को लगा के निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह वाहन का एक एक पेपर वाहन को सड़क पर चलाने के लिए आवश्यक होता है, उसी तरह पॉल्यूशन प्रमाण पत्र भी इस पेपर वर्क में शामिल हो गया है और इस आवश्यकता का वाहन चालक और वाहनों की पॉल्यूशन चेकिंग करने वाले सेंटर चालक खुलकर फायदा उठा रहे हैं। डीएम कार्यालय से मिली शिकायत के अनुसार कई जगहों पर वाहनों की पॉल्यूशन चेकिंग पैसों के लेन देन के बाद प्रमाण पत्र जारी कर दी जाती है, जिससे शहर में बीमार वाहनों की संख्या बढ़ने से शहर का पर्यावरण तो दूषित हो ही रहा है, साथ ही सड़क पर सड़क दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ रही है। फिलहाल आरटीओ ने ऐसे लोगों के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। सादा कपड़ों में नजर आने वाले रोडवेज कर्मी जल्द ही नीली वर्दी में दिखाई देंगे। रोडवेज RM के अनुसार परिवहन विभाग के इस आदेश से होने वाला ये परिवर्तन फिलहाल रोडवेज वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूरों पर दिखाई देगा और जल्द ही इसे बाकी खंडों में भी लागू कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने रोडवेज कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच समानता का सामंजस्य बिठाने के लिए एक कदम उठाया है, जिसके अमल में आते ही रोडवेज विभाग से संबंधित हर व्यक्ति नीले रंग की वर्दी में नजर आएगा। साथ ही विभाग की अलग पहचान भी बनाएगा। इस आदेश की पहल फिलहाल रोडवेज वर्कशॉप के कर्मचारियों से होगी और उसके बाद इस पहल को रोडवेज के हर खंड के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू कर दिया जाएगा। रोडवेज RM के आदेश पर सर्विस मैनेजर रविंद्र सिंह ने बताया कि विभाग के इस आदेश का सीधा असर कर्मचारी और अधिकारियों के बीच बढ़ने वाली दूरियों को खत्म करने पर पड़ेगा।
महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए और महिलाओं के अंदर छुपी प्रतिभाओं को मंच देने के लिए ऑल क्वींस संस्था आगामी 3 व 4 अप्रैल को एक प्रदर्शनी लगाएगी, जिसमें पूरे देश से हुनरमंद अपनी कारीगरी का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शनी में आगरा के टीयर्स मंदबुद्धि संस्थान के बच्चे भी अपना हुनर दिखाएंगे। ऑल क्वींस संस्था के सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और आगामी 3 व 4 अप्रैल को होटल क्लार्क शिराज में होने वाली प्रदर्शनी की जानकारी दी। ऑल क्वींस संस्था के सदस्यों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि संस्था की यह प्रदर्शनी 2 दिवसीय होगी, जिसमें फैशन एंड लाइफ स्टाइल में डिजाइनर परिधानों, एक्सेसरीज, ज्वेलरी, होम डेकोरेट और ब्राइडल वेयर का शानदार कलेक्शन प्रदर्शित किया जाएगा। आएंगे महिलाओं को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो महिलाएं आएँ और अपना कलेक्शन प्रस्तुत कर सकें। जैसे कि आपके हस्त निर्मित वस्तुएं होती हैं, डिजाइनर कलेक्शन होता है, अपने ही घर में कोई बुटीक उन्होंने ओपन कर रखा है तो उस बुटीक की कलेक्शन जो वो बनाती है, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उनको ये मंच प्रोवाइड करते हैं, ऑल क्वींस टाइप का मंच, जिसमें वो आए, उनका मनोबल बढ़े, उनकी वो कुछ मतलब अपना एक आइडेंटिटी बना सके, इंडिपेंडेंट बने। तो इस टाइप से हम चाहते हैं कि इस टाइप का हम मतलब बार बार नए लोगों को करें। पिछली बार जो हमारा ओकेजन था, एग्जीबिशन थी, उसमें हमारे जो लोग थे एसोसिएटेड पार्टिसिपेंट्स, इस बार सब नए लोग आ रहे हैं ताकि हम चाहते हैं नए लोगों का, नई सिटीज़ के जो महिलाएं आ रही हैं उनका भी मनोबल बढ़े। बैग्स, लाइफस्टाइल और फैशन से रिलेटेड सारी तरह की स्टॉल मिलेंगी, जो कि होम डेकोर की होंगी, शूज़ और ज्वेलरी, बैग्स, डिज़ाइनर कलेक्शन, डिज़ाइनर मेहंदी, फोटोग्राफी, सारे प्रकार की स्टॉल यहाँ पे होंगी। हर कस्टमर चाहता है कि वहाँ पर उसे कम दामों में अच्छा का माल मिल जाए, लेकिन पिछली बार जो आपका एग्जीबिशन लगी थी उसमें लोगों को बड़ी निराशा हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ लिमिट से ऊपर जो आपका रेट थे बहुत ज़्यादा थे। इस बार उसका क्या विशेष है? लोगों को बिल्कुल महंगा सामान नहीं होगा, अगर 100 रुपये का भी खरीदना चाहे वो 100 रुपये का भी खरीद पाएंगे और सबकी पॉकेट को फ्रेंडली होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीद पाएंगे, लोग आएंगे और बहुत खूब शॉपिंग करके जाएंगे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, लोग आए थे, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत उन्होंने सराहा कि बहुत अच्छा कलेक्शन है और महंगा था, सस्ता था, सब तरह के लोग आए और सब तरह के लोगों ने खरीदा। ऑल क्वींस संस्था के सदस्य और प्रदर्शनी के आयोजकों ने बताया कि उनकी ये प्रदर्शनी महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई है, जिसमें महिलाओं को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा, जिसमें अलग अलग जगहों से प्रदर्शनी का हिस्सा बनने वाली महिलाएं अपने द्वारा तैयार हैंडमेड और डिजाइनर लाइफ स्टाइल उत्पादों को विभिन्न स्टॉल्स पर प्रदर्शित करेंगी, जिसमें आगरा के टीयर्स मंदबुद्धि संस्थान के बच्चे भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। पुष्पांजलि सीजन्स आगामी 3 अप्रैल को प्रॉप फेस्ट का आयोजन करने जा रहा है। इस अवसर पर बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को कंपनी की ओर से आकर्षक स्कीम प्रदान की जाएगी। पुष्पांजलि ग्रुप का दयालबाग क्षेत्र में ये दूसरा बड़ा आधुनिक सुविधा युक्त प्रोजेक्ट है। पुष्पांजलि ग्रुप की आवासीय योजना पुष्पांजलि सीजन दयालबाग का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। पुष्पांजलि सीजन आगामी 3 अप्रैल को प्रॉप फेस्ट का आयोजन करने जा रहा है। प्रॉप फेस्ट के बारे में विस्तार से जानकारी ग्रुप के सीनियर मैनेजर रविशंकर ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस मेले के दौरान प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को आकर्षक स्कीम का लाभ दिया जाएगा। ग्रुप का ये प्रोजेक्ट सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। नहीं, हमने आपको बताया कि हमारी जो पॉलिसी है, सबवेंशन की स्कीम है पुष्पांजलि सीजन्स में, जिसमें कि हम लोगों से 20% अमाउंट अभी ले रहे हैं और बैंक लोन होगा उस पर। बैंक लोन के बाद नॉर्मल कोर्स में एंड यूज़र को पोजीशन तक एक EMI पे करना होता है, जबकि पुष्पांजलि सीजन्स में अगर वो बुक कराते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके इनिशियल 20% के बाद पोजीशन तक उन्हें कोई भी EMI पे नहीं करना होगा। उनकी EMI पोजीशन के बाद शुरू होगी, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है, खास करके 40,000 50,000 के इनकम ग्रुप वाले एम्प्लॉयज़ के लिए, जो किराए के घरों में लोग रह रहे हैं। वो एक तरफ किराए के लिए भी पैसा निकालते हैं अपनी इनकम से, दूसरी तरफ EMI के लिए भी उन्हें पैसा निकालना पड़ता है और ये काफ़ी बर्डनसम हो जाता है। इसलिए पुष्पांजलि ग्रुप पहली बार ये स्कीम लेके एंड यूज़र के लिए आई है, जिसमें कि आप अपनी मार्जिन मनी सबमिट कर दें, बैंक लोन ले लें और बैंक की EMI पोजीशन तक कंपनी बियर करेगी। पोजीशन के बाद आप जो एंड यूजर है वो बियर करेंगे। कंपनी के राजीव आनंद ने बताया कि पुष्पांजलि सीजन में 2, 3 और 4 BHK 676 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। 3 अप्रैल को साइट कैंप पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर शहर भर के 600 से ज्यादा बच्चे पेंटिंग प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगे। कंपनी के ओम शर्मा के मुताबिक ग्रुप का ये प्रोजेक्ट एड यूजर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का 60% कार्य पूरा हो चुका है।
श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आखिरी दिन श्री कृष्ण सुदामा चरित्र का मार्मिक वर्णन किया गया। कथा व्यास रमेश चंद्र शास्त्री जी ने कलयुग में कृष्ण सुदामा की मित्रता को आदर्श बताया। दयालबाग के नगला हवेली में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के आखिरी दिन श्री कृष्ण सुदामा चरित्र का मार्मिक वर्णन किया गया। कथा व्यास ने कलिकाल में इस मित्रता को आदर्श बताते हुए वर्णन किया। वृंदावन से आए आचार्य श्री रमेश चंद्र भारती ने भजनों की रसधारा से सभी को आकर्षित कर दिया। 26 मार्च से श्रीमद् भागवत जग का साप्ताहिक जग चल रहा है। आज इसका समापन है। नगला हवेली की जनता जो है इसे कृतार्थ है, श्रीमद् भागवत जग का लाभ उठा रही है कल्याण पथ में। और बड़ा यहाँ की जनता बड़ा धूमधाम से इस भागवत का जो है रसा काम किया है। विप्र भेष में आए भगवान श्री कृष्ण के मित्र को निहार कर श्रोतागण भी भाव विभोर होते नजर आए। 2 अप्रैल को कथा समापन के साथ ही भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।